हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र और मानव नेत्र से संबंधित दृष्टि दोषों के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मानव नेत्र क्या है, वो किस प्रकार कार्य करता है, उसके प्रमुख अंग क्या क्या हैं, यानी उसके पूरे संरचना के बारे में। अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि मानव नेत्र जो आपका टॉपिक है ये क्लास 10th में फिजिक्स में यानी आपका साइंस में कुल 5 नंबर के पूछे जाते हैं, कुल 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो ये नेत्र के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद दृष्टि दोषों के बारे में भी पढ़ेंगे। मानव नेत्र में कितने प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं और उनका उपचार किस प्रकार कर सकते हैं, ये भी हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मानव नेत्र, ह्यूमन आई। सबसे पहले क्या हम लोग देख रहे हैं, ह्यूमन आई। हिंदी लिख देता हूं मैं इसका, मानव नेत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं मानव नेत्र। हिंदी और इंग्लिश के लिए दिक्कत नहीं होगा, हम दोनों लैंग्वेज में बताने और समझाने का प्रयास करेंगे, आप दोनों ही भाषाओं में समझ सकते हैं। तो मानव नेत्र या ह्यूमन आई। सबसे पहले सवाल आता है कि मानव नेत्र क्या है या व्हाट इज ह्यूमन आई। तो मानव नेत्र किसे कहेंगे, तो मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से वस्तुओं को देखा जा सकता है प्रकाश की उपस्थिति में। मानव नेत्र क्या है, एक प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है। प्रकाशीय यंत्र जो होता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, ये बहुत सारे ऐसे यंत्र हैं जिसकी सहायता से हम देख सकते हो या प्रकाश की उपस्थिति में उसका प्रयोग करते हो, वो सब प्रकाशीय यंत्र ही है। जैसे ये कैमरा हो गया या फिर सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सब क्या है, ये सब प्रकाशीय यंत्र है। लेकिन ये सब कृत्रिम प्रकाशीय यंत्र है, मानवों के द्वारा बनाया गया प्रकाशीय यंत्र है। जबकि जो मानव नेत्र है हमारा, ये एक कैसा प्रकाशीय यंत्र है, ये एक प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है। सबसे पहले मानव नेत्र क्या है, तो मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे वस्तुओं को देख सकते हैं। तो ये परिभाषा हो गया मानव नेत्र का। अब मानव नेत्र के संरचना पर हम लोग विचार करते हैं। मानव नेत्र, ये मानव नेत्र का एक आंतरिक संरचना का फिगर है, इमेज है। इससे आप पूरा समझ पाएंगे कि मानव नेत्र किस प्रकार कार्य करता है और उसके कौन कौन से अंग इस पूरे विजन दर्शन में या पूरे जितने भी हम वस्तु को देख पाते हैं उसमें कौन कौन से अंग क्या क्या कार्य करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका, जो मानव नेत्र होता है ना, सबसे ऊपर से बात करते हैं, ऊपर से धीरे धीरे अंदर की ओर हम लोग जाएंगे समझते हुए। तो मानव नेत्र का जो ये सबसे ऊपरी परत होता है, जो आंख है उसका सबसे ऊपरी जो परत होता है, ये सबसे बाहरी जो आवरण होता है उसे कहा जाता है दृढ़ पटल। उसे क्या कहा जाता है, दृढ़ पटल कहा जाता है, या इसे श्वेत पटल भी कहा जाता है, या इसे श्वेत पटल भी कहा जाता है। अब जो भी आंख है, आंख के सबसे ऊपर वाले हिस्सा का जो रंग होता है वो कैसा होता है, श्वेत होता है। हम लोग के आंख में सबसे बाहरी जो आवरण है वो आप लोग देखते होंगे व्हाइट कलर का जो आवरण होता है ना, वो पूरे आंख में सबसे ज्यादा मजबूत को ही हम लोग दृढ़ बोलते हैं, और श्वेत कलर का होता है इसलिए श्वेत बोलते हैं। तो मजबूत रहता है इसलिए दृढ़ पटल बोलते हैं, और श्वेत कलर का होता है, सफेद रंग का होता है, इसलिए उसको श्वेत पटल कहते हैं। आंख का कौन से हिस्से को, सबसे बाहरी हिस्से को। देखिए हम आपको आंख के फिगर के थ्रू बता देते हैं कि ये कहां पे होता है। ठीक है। अब ये एक आंख है, ये जो आंख है, इस आंख का सबसे ऊपर वाला जो ये हिस्सा है ना, ये व्हाइट कलर का, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, दृढ़ पटल। ये जो आंख के सबसे ऊपर का व्हाइट कलर का हिस्सा है, उस व्हाइट कलर के हिस्से को हम लोग दृढ़ पटल बोलते हैं या श्वेत पटल बोलते हैं। आंख का सबसे मजबूत हिस्सा ये ऊपरी व्हाइट कलर वाला हिस्सा ही होता है, ये वाला, और सबसे मजबूत होने के कारण तो हम लोग इसको दृढ़ पटल बोल देते हैं, और सफेद कलर का होने के कारण इसको और क्या बोल देते हैं, श्वेत पटल बोल देते हैं। ये आंख के सबसे बाहरी हिस्सा है,
इसलिए इसको ऊपर से दर्शाया गया इस फिगर में। देखिए ये आंख का सबसे बाहरी हिस्सा को हम लोग क्या बोलेंगे, दृढ़ पटल या श्वेत पटल बोलेंगे। ठीक है, अब ये इस तरह से एक जो सिस्टम है, ये सबसे यहाँ पर जो दिख रहा है ये वाला सबसे प्रमुख अंग कह सकते हैं ये हमारे नेत्र का। वैसे तो सभी अपने अपने काम में प्रमुख ही हैं। ये इसे कहा जाता है नेत्र लेंस। ये नेत्र लेंस है। मनुष्य में या मानव नेत्र में जितने भी नेत्र हैं, जितने भी आईज हैं, उसमें जो नेत्र लेंस होता है वो कौन सा लेंस लगा होता है नेत्र लेंस के रूप में, वो उत्तल लेंस होता है। नेत्र लेंस के रूप में जो कार्य कर रहा है लेंस, वो एक उत्तल लेंस होता है। ये लेंस यहाँ पर इस तरह से लटका हुआ रहता है और किसके बीच में दबा हुआ रहता है, देखिए ये कौन इसे इस तरह से लटका के रखा हुआ है, इसे पकड़ के रखा हुआ है। जो इसे पकड़ के रखा हुआ है ना, उसे सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। जो इसे पकड़ के रखा हुआ है उस मांसपेशियों को सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके आगे थोड़ा सा जो लिक्विड भरा हुआ रहता है यहाँ पर, उसे जलीय द्रव्य कहते हैं। प्रकाश, ये जो सिलियरी मांसपेशियां हैं उनके बीच में जो थोड़ा सा गैप बन रहा है ना, उसे नेत्र द्वार कहते हैं, उसे नेत्र द्वार कहते हैं। यहाँ पर जो हिस्सा है इसे कॉर्निया कहा जाता है। इस सिलियरी मांसपेशियां के जस्ट यहाँ पर वाले भाग को आइरिस कहते हैं। अब ये यहाँ से प्रकाश जैसे ही नेत्र में प्रवेश करता है तो ये नेत्र लेंस क्या करता है, उसका प्रतिबिंब बनाता है। और उसका प्रतिबिंब जो है कहाँ पर बनना चाहिए, ये जो रेटिना थोड़ा सा उधर ज्यादा दे दिया है, रेटिना थोड़ा सा नीचे बीच में होगा, तो उसका प्रतिबिंब इस तरह से रेटिना पर आके मिले, प्रकाश रेटिना पर बन जाए तो रेटिना पर ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यानी मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस स्थान पर प्राप्त होता है, रेटिना पर। रेटिना को ऐसे एक नाम और जाना जाता है, हिंदी में इसे हम लोग दृष्टि पटल कहते हैं। इस रेटिना को हिंदी में क्या कहते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं, जहां पर सभी वस्तुओं के प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। हम किसी भी चीज को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमें रेटिना या दृष्टि पटल पर प्राप्त होते हैं। अभी पहले तो जो हम इतना कुछ बता रहे हैं, इससे आप मानव नेत्र के संरचना के बारे में तो समझेंगे ही। इतने टॉपिक से जो भी 5 मिनट में आगे हम बताएंगे आपको, इससे आपका कई ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी से बनता है अगर मानव नेत्र से पूछा गया तो। ठीक है, तो ये हो गया दृष्टि पटल या रेटिना, जहां पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है ना। फिर यहां से प्रकाश जो जहां से अंदर प्रवेश करता है उस हिस्से को सिलियरी मांसपेशियां जो इस तरह से नेत्र लेंस को दबा के रखा हुआ है, तो उसके लिए क्या होता है कि अगर हम कहीं कोई दूर वस्तु रखा हुआ है उसे देखना है, या अचानक से कोई पास वस्तु रखा हुआ है उसे देखना है, तो उसके लिए नेत्र लेंस का फोकस दूरी लगातार परिवर्तन होने की आवश्यकता होती है। नेत्र लेंस अपना फोकस दूरी लगातार परिवर्तित करते रहता है, और इसको परिवर्तित कराने में मदद कौन करता है, इस नेत्र लेंस का फोकस दूरी परिवर्तित करने में मदद कौन करता है, ये सिलियरी मांसपेशियां, जो इसे क्या करके रखी हुई है, लटका कर रखी हुई है। अगर मान लें कि आप बहुत दूर पर स्थित किसी वस्तु को देख रहे हैं, ठीक है, आप 2-4 किलोमीटर दूर या आसमान में तारे देख रहे हैं, बहुत ज्यादा दूर पर स्थित है, तो इतना दूर स्थित किसी वस्तु को देख रहे हैं, तो उस टाइम आपका नेत्र का फोकस दूरी है उसको अलग होने की आवश्यकता होगा, कंपैरिजन किसके, अगर आप बहुत पास में रखे वस्तु को देख रहे हैं। अब ये हम बोर्ड अगर यहां से देख रहे हैं तो ये मेरे पास में बहुत ज्यादा है, तो इसको देखने में मेरा नेत्र का फोकस दूरी दूसरा होना चाहिए, जबकि बहुत ज्यादा दूर का वस्तु देख रहे हैं तो फोकस दूरी अलग होना चाहिए। तो इसे लगातार परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है, ये सिलियरी मांसपेशियां। अगर फोकस दूरी बढ़ाना घटाना हो तो ये क्या करता है, जैसे ही बहुत ज्यादा दूर का आप कोई वस्तु देख रहे हैं तो ये सिलियरी मांसपेशियां ऐसे पीछे हट जाती है, जिससे क्या होता है, नेत्र लेंस बिल्कुल पतला हो जाता है, एकदम पतला रिलैक्स हो जाता है। तो उस स्थिति में आप दूर का वस्तु देख पाएंगे। और जैसे ही आपको बहुत ज्यादा पास का वस्तु देखना हो तो ये सिलियरी मांसपेशियां क्या करती है, इसको दबाने लगती है। ये दोनों तरफ से इसको ऐसे जैसे पकड़े हुई है ना, ये इसको दबाने लगती है। अब जैसे जैसे इसको पे दबाव बढ़ेगा तो नेत्र लेंस और मोटा होने लगेगा, टूट नहीं जाएगा क्योंकि कांच का नहीं है ये, ऐसा मत सोचिएगा कि कांच का है दबाने से टूट जाएगा। ये एक अलग ही प्रकार का प्राकृतिक है ना, ये प्राकृतिक नेत्र लेंस होता है, तो इसको दबाने से ये क्या होगा, इसमें लचीलापन पाया जाता है और ये आकार थोड़ा सा अपना मोटा कर लेगा, जिससे फोकस दूरी में परिवर्तन होगा और आप पास का वस्तु भी आसानी से देख पाएंगे। तो लगातार हम लोग दूर का वस्तु देखना हो तो दूर का देख पाते हैं, पास का देखना हो तो पास का देख पाते हैं। तो इसमें योगदान किसका होता है, सिलियरी मांसपेशियों का योगदान होता है। ये लगातार उसे दबाता रहता है और फिर धीरे धीरे उस पर दबाव कम करता रहता है जैसा आपको देखना हो।
अब बहुत ज्यादा पास का देखना हो तो क्या करेगा, ये बहुत ज्यादा उस पर दबाव डालने लगेगा। ये सिलियरी मांसपेशियां जैसे जैसे आप जितना पास का वस्तु देखेंगे उस पर उतना ही ज्यादा ये क्या करेगा, दबाव बनाएगा। बहुत ज्यादा पास अगर कोई वस्तु ले आए तो फिर क्या हो जाएगा कि दबाव इतना अधिक बढ़ा देगा ये सिलियरी मांसपेशियों पर कि सिलियरी मांसपेशियां इस नेत्र लेंस पर दबाव इतना ज्यादा बढ़ा देगा कि आपका नेत्र लेंस बहुत ज्यादा मोटा होने लगेगा, जिससे आपको आंख में दर्द का अनुभव होगा। इसलिए आप दूर तो जितना चाहे देख सकते हैं, लेकिन ज्यादा पास का वस्तु देखेंगे तो सिलियरी मांसपेशियां का क्या करेगा, उस पर दबाव बढ़ाने लगेगा, जिस वजह से आपको थोड़ा सा आंख में दर्द का अनुभव होगा। ठीक है, तो ये सिलियरी मांसपेशियों का कार्य हो गया। अब सिलियरी मांसपेशियों द्वारा ये जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित करने की जो क्रिया होती है, इसी क्रिया को कहा जाता है समंजन क्षमता। सिलियरी मांसपेशियों द्वारा आंख के नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदलने की जो क्रिया होती है ना, उस क्रिया को समंजन क्रिया कहते हैं, और नेत्र के इस क्षमता को क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। बूढ़े व्यक्तियों में क्या होता है कि उनकी मांसपेशियां ही कमजोर हो जाती है, सिलियरी मांसपेशियां ही कमजोर हो जाती है। सिलियरी मांसपेशियां क्या, बूढ़े व्यक्ति का पूरा शरीर का ही मांसपेशियां क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो सिलियरी मांसपेशियां भी शरीर का ही पार्ट है, वो भी कमजोर हो जाता है। तो इस कारण से क्या करेगा ना कि वो रिएक्ट स्लो करता है, यानी बहुत हम लोग जैसा तेजी से उसको जल्दी से दबाएगा नहीं, और जल्दी से मतलब उतना तेजी से उस पर नेत्र लेंस पर प्रेशर भी नहीं बनाएगा, और उस पर उतना तेजी से उसको छोड़ेगा नहीं। मतलब अगर आपको दूर देखना है तो वो धीरे धीरे क्या होगा, उस पर प्रेशर यहां से हटाएगा, यानी नेत्र लेंस को छोड़ेगा। तो नेत्र लेंस पतला होगा तो आप दूर देख पाएंगे। अब अगर बहुत पास देखना है, अचानक से कोई बूढ़ा व्यक्ति बहुत पास का चीज देखने लग गया, अब वो क्या करेगा, उसको धीरे धीरे दबाएगा। दबाने में ही टाइम ले लेगा 30 सेकंड का। तो अब जैसे जैसे वो दबाया, तब जाके अगर दबा पाया नेत्र लेंस को, तब जाके वो व्यक्ति को क्या हो पाएगा, वो वस्तु दिख पाएगा। तो बूढ़े व्यक्ति में समंजन क्षमता क्या हो जाती है, घट जाती है, क्योंकि सिलियरी मांसपेशियां उस तेजी से कार्य नहीं कर पाता है, उस तेजी से नेत्र लेंस का फोकस दूरी लगातार कम ज्यादा जल्दी जल्दी परिवर्तित नहीं कर पाता है। इसलिए बूढ़े व्यक्ति देख तो पाएंगे, लेकिन उनको समय लगेगा, कुछ देर तक देखेंगे, तब जाके उनका जब तक धीरे धीरे मांसपेशियां कार्य करेगा तब उनको दिख पाएगा कि अच्छा ये पास में ये है। जबकि नॉर्मली यंग लोगों में ऐसा नहीं होता है, या बच्चे में ऐसा नहीं होता है। वो अगर पास का देखेंगे तो तुरंत जस्ट ही उसका सिलियरी मांसपेशियां नेत्र लेंस को दबा देगी, फोकस दूरी बढ़ जाएगी और वो देख पाएगा। जैसे उसको दूर का देखना, सिलियरी मांसपेशियां तुरंत ढील देगी, फोकस दूरी घटेगी, नेत्र लेंस पतला होगा, तुरंत दूर का देख पाएगा, उसे कोई समस्या नहीं है। लेकिन बूढ़े व्यक्तियों में समंजन क्षमता घट जाने के कारण ये सिलियरी मांसपेशियां बहुत स्लो, धीरे धीरे इसको नेत्र का फोकस दूरी बढ़ाएगा, घटाएगा, जिस वजह से क्या हो जाएगा, उन्हें दिखेगा तो, लेकिन वो समय लेंगे, धीरे धीरे दिखेगा। इसे यही कहलाता है नेत्र की समंजन क्षमता। ठीक है, अब यहां से जहां से प्रकाश प्रवेश करता है ना, यहां में नेत्र में जहां से प्रकाश प्रवेश करता है, उस वाले हिस्से को नेत्र की पुतली बोलते हैं। प्रकाश जहां से नेत्र में प्रवेश कर रहा है, नेत्र लेंस पर पहुंच रहा है, उस वाले हिस्से को पुतली बोलते हैं। इसका क्या कार्य होता है, नेत्र में सीमित मात्रा में, एक लिमिट मात्रा में प्रकाश पहुंचे, ये देखना किसका कार्य होता है, इस पुतली का कार्य होता है। ये जो आंख होता है ना, आंख के बिल्कुल बीच में इस तरह से ये व्हाइट वाला हो गया, बीच में एक गोल का एक काला वाला होता है, उसके बिल्कुल बीच में एक बिंदु जैसा एक भाग होता है। ये पूरा व्हाइट होता है, बीच में एक काला गोल होता है, और उसके बढ़िया से आप देखिएगा तो उसके बीच में एक गोल बिंदु जैसा, पॉइंट जैसा भाग होता है। उस पॉइंट को ही पुतली कहते हैं। पूरे नेत्र में प्रकाश कहीं से प्रवेश कर सकता है तो सिर्फ उस पॉइंट से, बाकी तो सब ऐसे ही है, बाकी सब अपारदर्शी है। सिर्फ उस पॉइंट से ही प्रकाश क्या होता है, नेत्र के अंदर प्रवेश करता है। वो पॉइंट हमेशा वही आकार का बने हुए नहीं रहेगा। ये जो पॉइंट है कभी बड़ा भी हो जाता है और कभी आवश्यकता पड़ने पर छोटा भी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो इसका कार्य है नेत्र में प्रकाश को सीमित मात्रा में प्रवेश करने देना। जैसे अगर कोई व्यक्ति, जैसे अभी हम यहाँ पर हैं तो बहुत ज्यादा लाइट में खड़े हुए हैं, तो मेरा पुतली क्या हो गया होगा, ये सिकुड़ गया होगा, ये सिकुड़ कर अपना मुंह बहुत ज्यादा छोटा कर लिया होगा। ये जो पॉइंट है ये बहुत छोटा हो गया होगा। अब इस पॉइंट के छोटा हो जाने से क्या होगा, जो प्रकाश है बहुत सीमित मात्रा में मेरे नेत्र में प्रवेश करेगा, जिससे नेत्र लेंस इफेक्टिव ना हो।
तो ये उस टाइम सिकुड़ जाएगा। लेकिन जैसे ही हम बहुत कम प्रकाश वाले स्थान पर जाते हैं, जहां अंधेरा हो या कम लाइट हो, वहां पे क्या होगा, ये पुतली फैलेगा ताकि जो कुछ थोड़ा बहुत भी प्रकाश है वो उसको क्या कर सके, ऑब्जर्व कर सके, अंदर ले सके। तो वहां पे ये पुतली अपना आकार बढ़ा लेगा कि उसमें प्रकाश प्रवेश कर सके। तो ये पुतली आवश्यकता के अनुसार अपना आकार बढ़ाते या घटाते रहता है। इसीलिए अचानक से अगर आप किसी प्रकाश वाले भाग में हैं, यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा प्रकाश है वहां पर हैं, और वहां से आप अचानक से आप किसी अंधेरे भाग वाला, अंधेरे जैसे क्षेत्र में जाते हैं, कुछ पल के लिए आपको दिखाई नहीं देता है। दिखाई इसलिए नहीं देता है कि आपका पुतली उस टाइम क्या हो गया होगा, सिकुड़ा हुआ होगा, बहुत आकार छोटा कर लिया था क्योंकि आप प्रकाश में खड़े थे। और जैसे ही आप वहां से कहां गए, एक प्रकाश वाले अंधेरे वाले हिस्से में गए, तो उस टाइम तो वो सिकुड़ा हुआ रहेगा कुछ देर तक। तो जब तक ये सिकुड़ा हुआ रहेगा उस टाइम तक आपको दिखाई नहीं देगा। फिर धीरे धीरे वो क्या होगा, फैलेगा, तो प्रकाश ऑब्जर्व करेगा तो आपको दिखाई देगा। जस्ट इसका उल्टा, अगर आप अंधेरे वाले क्षेत्र में है तो ये कैसा रहेगा, फैला हुआ रहेगा। और जब ये फैला हुआ रहेगा तो उससे क्या होगा कि प्रकाश बहुत ज्यादा मात्रा में अंदर लेने का प्रयास करेगा। और उस अंधकार वाले क्षेत्र से आप जैसे ही पूरा प्रकाश वाले क्षेत्र में आते हैं, तो फिर प्रकाश बहुत तेजी से आपके आंख नेत्र में प्रवेश करने लगेगा, क्योंकि आपका पुतली क्या है, फैला हुआ है। अब उसके फैले हुए रहने से बहुत ज्यादा प्रकाश जाएगा, तो आपको कुछ देर के लिए चकाचौंध का अनुभूति होगा, तब तक जब तक कि वो पुतली फिर से सिकुड़ ना जाए। फिर पुतली सिकुड़ जाएगा प्रकाश में आने से, फिर आपको सब कुछ नॉर्मल दिखने लगेगा। तो ये हो गया किसका कार्य, पुतली का कार्य। अब ये प्रतिबिंब तो बना रेटिना पर, इस रेटिना और इस नेत्र लेंस के बीच में जो कुछ भी गैप होता है, इस गैप में द्रव भरे रहते हैं, लिक्विड फॉर्म में कुछ भरा रहता है, जिसे हम लोग कच्छाव द्रव्य कहते हैं। कांच द्रव्य नहीं, कच्छाव द्रव्य कहते हैं इस द्रव्य को, जो इसके बीच में भरा हुआ रहता है। अब इधर से नेत्र लेंस पर, नेत्र लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बना वो कहाँ, रेटिना या दृष्टि पटल पर प्राप्त हो गया। इसका सूचना कौन देगा, ये प्रतिबिंब पर, प्रतिबिंब जो रेटिना पर प्राप्त हुआ, ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आप क्या देख रहे हैं, जो भी देखें उसका प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त हुआ। अब हमारे मस्तिष्क को सिग्नल देने का कार्य करता है ये प्रकाश सीरा। यहां से जो ये कोड जैसा है ना, प्रकाश सीरा, ये कार्य करता है क्या, जो भी प्रतिबिंब रेटिना पर बना उसको कहां पहुंचाने का, उस इंफॉर्मेशन को कहां पहुंचाने का कार्य करता है, मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है प्रकाश सिरा। आप कुत्ता देख रहे हैं या बिल्ली देख रहे हैं या हाथी देख रहे हैं या आदमी देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, जिसका भी प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है, ये सूचना को, इस सिग्नल को हमारे माइंड तक कौन लेके जाएगा, हमारे दिमाग को कौन बताएगा कि आप क्या दिखाएं, मस्तिष्क तक कौन पहुंचाएगा, प्रकाश सिरा या प्रकाशीय सिरा पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये टोटल कार्य है किसका, मानव नेत्र का। इसी प्रकार लगातार नेत्र अपना कार्य कर रहा है और करता रहता है जन्म से लेकर मृत्यु तक। लेकिन बीच में क्या होता है, थोड़ा सा उम्र ढल जाने के बाद कुछ ऐसे समय आते हैं कि आपका नेत्र सही ढंग से कार्य करना बंद कर देता है। यानी नेत्र प्रतिबिंब बनाना जहां रेटिना पर बनना चाहिए, कभी उसके आगे प्रतिबिंब बन जाए या उसके पीछे प्रतिबिंब बन जाए। यानी नेत्र की वह स्थिति जिसमें आप वस्तुओं को सही तरीके से देख ना पाएं, तो उस अवस्था को कहा जाता है क्या, दृष्टि दोष, जिसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। यानी प्रतिबिंब तो बनता है, हमारा नेत्र जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा साथ देता ही है, लेकिन एक समय आता है जब कभी कभार ऐसा होता है कि प्रतिबिंब सही तरीके से प्राप्त ना हो पाए, आप वस्तुओं को नहीं सही तरीके से देख पाए, तो उसी अवस्था को कहा जाता है दृष्टि दोष। तो अब दृष्टि दोष पे हम लोग चर्चा करेंगे। विजन डिफेक्ट, जिसको दृष्टि दोष हिंदी में कहा जाता है। हिंदी में से क्या कहा जाता है, दृष्टि दोष कहा जाता है। विजन डिफेक्ट को हिंदी में दृष्टि दोष कहा जाता है। दृष्टि दोष क्या है, अगर आपसे परिभाषा हम पूछते हैं कि दृष्टि दोष क्या है, दृष्टि दोष क्या है, तो क्या आप लिखिएगा, नेत्र की वह अवस्था जिसमें वह किसी वस्तुओं का प्रतिबिंब ना बना सके, या फिर आप किसी वस्तु को सही तरीके से ना देख पाएं, उस अवस्था को क्या कहा जाता है, दृष्टि दोष या विजन डिफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, अब ये दृष्टि दोष जो है,
विजन डिफेक्ट को ही कहते हैं दृष्टि दोष। ये दृष्टि दोष है, ये कई प्रकार के होते हैं जिसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ये दृष्टि दोष जो होता है ये मुख्यतः तो आपको क्लास 10th में 3 प्रकार के पढ़ दें, हम लोग इसके और भी जो बाकी के प्रकार है उस पर भी आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले इन तीनों को देख लेते हैं। मुख्यतः जो दृष्टि दोष होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष। तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। ऐसे एक चौथा भी होता है जिसे अबिंदुकता कहते हैं, इसके बारे में भी हम लोग आज जानेंगे। अबिंदुकता कहते हैं किसको? चौथा एक टाइप है जिसे अबिंदुकता कहेंगे, अबिंदुकता दृष्टि दोष। मेनली रूप से अभी हम लोग 3 पढ़ेंगे, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। इसे कहा जाता है मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया शॉर्ट साइटनेस कहते हैं। दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटनेस कहते हैं। ये जरा दूर दृष्टि दोष को हम लोग कहते हैं प्रेस बायोपिया। तो इन तीनों के बारे में सबसे पहले अभी पढ़ेंगे। तो सबसे जो पहला दृष्टि दोष है हमारा क्या है? निकट दृष्टि दोष है, यानी कि मायोपिया। निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्तियों को क्या होता है कि ये निकट के वस्तु को तो स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, परंतु दूर के वस्तुओं को ही स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को क्या होता है कि निकट के वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, परंतु दूर के वस्तुओं को, दूर पॉइंट पे रखे वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। तो इस प्रकार के दृष्टि दोष को हम लोग क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। याद रखिएगा, नाम से लग रहा होगा कि निकट दृष्टि दोष है तो निकट का वस्तु दिखाई नहीं देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। निकट का वस्तु क्या? निकट का वस्तु क्लियर देख पाएंगे। दिखाई क्या नहीं देगा? दूर के बिंदु पर रखे वस्तुओं को नहीं देख पाएगा। निकट वाले वस्तुओं को साफ तौर पर देखा जाएगा। इस दृष्टि दोष में क्या दिखाई नहीं देगा? तो दूर पॉइंट पे रखे वस्तु दिखाई नहीं देगा। किस दृष्टि दोष में? निकट दृष्टि दोष में। निकट वाला दिखाई देगा, दूर वाला दिखाई नहीं देगा। ठीक है। इस दृष्टि दोष के उपचार के लिए हम लोग क्या करते हैं? अवतल लेंस, उपयुक्त क्षमता का, जिस हिसाब से डॉक्टर साहब बताएंगे, उपयुक्त क्षमता का अवतल दर्पण नहीं लेंस, दर्पण अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में। इसमें क्या होगा कि दूर का ही वस्तु दिखाई नहीं देगा और निकट का वस्तु क्लियर दिखाई देगा। तो इससे क्या होता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी के अनुसार, उस हिसाब से जो चिकित्सक होते हैं, जो नेत्र चिकित्सक होते हैं, वो उसी अनुसार एक अवतल लेंस का चुनाव करते हैं जो उस आपके नेत्र लेंस के प्रति सुटेबल हो, जो उसके साथ असमंजस बैठा सके, और उसी फोकस दूरी के यानी उसी क्षमता के एक अवतल लेंस का आपको चश्मा बनाकर दे देंगे, जिससे आप वस्तुओं को फिर से सही तरीके से देख पाएंगे। तो ये होता है निकट दृष्टि दोष, जिसमें आप निकट वाला तो देख पाएंगे परंतु दूर की वस्तुओं को देख नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। इस दृष्टि दोष में देखिए, नाम से तो है दूर दृष्टि दोष, यानी दूर वाला दिखाई नहीं देगा, लेकिन उल्टा, इसमें दूर की वस्तुओं को आप क्या स्पष्ट रूप से देख पाएंगे, परंतु निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार के दृष्टि दोष को क्या कहेंगे? दूर दृष्टि दोष कहेंगे। दूर के वस्तुओं को देख पाएंगे और निकट वाला को ही देख नहीं पाएंगे, तो आप इसे दूर दृष्टि दोष कहेंगे। इस स्थिति में दूर वाला तो दिखाई देता है बहुत सही तरीका से, पास के वस्तु नहीं देख पाते हैं। इसके उपचार के लिए जो चिकित्सक होते हैं वो क्या, एक उत्तल लेंस से बने चश्मे का सलाह देते हैं। उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस से बना चश्मा आपको दिया जाएगा, जिससे फिर क्या होता है कि वही नेत्र लेंस सही तरीके से काम करता है और आपको
वस्तुओं को सही ढंग पर सही स्थान पर प्रतिबिंब बनाकर, रेटिना पर प्रतिबिंब बनाकर आप उस वस्तु को देख पाएंगे। ठीक है, तो ये जनरली ज्यादातर बूढ़े व्यक्तियों में होता है। बहुत कम रेयर केस में देखा जाएगा कि किसी और व्यक्ति में हुआ। बूढ़े व्यक्तियों में क्या होता है, नॉर्मली देखते होंगे उम्र ढलने के साथ कुछ लोग जो होते हैं, मान लेते हैं अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या बुक ही पढ़ रहे हैं, तो कुछ लोग तो ऐसे पूरा दूर करके पढ़ेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे, और कुछ लोगों को देखेंगे कि ऐसे करके बहुत पास लाके पढ़ रहे होंगे। सबका अलग अलग कहानी है। कोई व्यक्ति वही न्यूज़पेपर को, वही बुक को ऐसे करके पढ़ रहा है ऐसे दूर में, कोई व्यक्ति उसी को पूरा पास लाके पढ़ रहा है। तो सबका अपना अपना दृष्टि दोष है। जिसको दूर दृष्टि दोष होगा उसको क्या होगा, दूर का वस्तु दिखाई दे रहा होगा, निकट का देखने में समस्या होगा, तो वो इस तरह से पेपर करके पढ़ेंगे, क्योंकि उनको पता हम नॉर्मल पढ़ेंगे तो हमको दिखाई देगा नहीं, वो क्या करेंगे, ऐसे दूर करके पढ़ेंगे। लेकिन जिनको निकट दृष्टि दोष होगा उनका तो क्या, दूर का वस्तु नहीं दिखाई दे रहा होगा, निकट वाला दिखाई दे रहा होगा, तो नॉर्मल ऐसे करेंगे तो दिखेगा नहीं, तो वो बहुत पास ला के पढ़ेंगे। तो इस तरह के दृष्टि दोष में इस तरह के केस देखने को मिलेंगे ज्यादातर अधिक उम्र के लोगों में। नेक्स्ट तीसरा होता है हमारा जरा दृष्टि दोष, प्रेसबायोपिया। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि नेत्र ना तो दूर की वस्तुओं को सही ढंग से देख पाता है और ना ही पास के वस्तुओं को सही ढंग से देख पाता है। दोनों ही बिंदुओं के वस्तुओं को देखने में नेत्र को परेशानी होती है या समस्या होती है। इसका कारण क्या है, समंजन क्षमता। जो नेत्र की समंजन क्षमता होती है ना, अभी बता रहे थे, ये घट जाने से इस प्रकार का दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। समंजन क्षमता क्या है, तो सिलियरी मांसपेशियों द्वारा नेत्र की फोकस दूरी को लगातार परिवर्तित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। और ये जो समंजन क्षमता है, इसी के घट जाने से व्यक्तियों को ना तो दूर का वस्तु क्लियर दिखाई दे पाता और ना ही पास का वस्तु क्लियर दिखाई दे पाता है, क्योंकि उसका सिलियरी मांसपेशियां एक बार अगर नेत्र लेंस को दबा दिया, मान लेते हैं कोई पास का वस्तु देख रहे हैं तो नेत्र लेंस का फोकस दूरी तो उस टाइम बढ़ाना है, तो उस नेत्र लेंस को एक बार अगर दबा दिया तो वो पास का तो देख रहे हैं। अगर वह दूर देखने के लिए प्रयास किए तो अब उसको टाइम लगेगा, बहुत कुछ टाइम लगेगा, जिसके बाद वो धीरे धीरे उस नेत्र लेंस को क्या करेगा, प्रेशर रिलीज करेगा कि नेत्र लेंस फिर से उस अवस्था में आ सके। तो उनको फिर अब दूर वाला देखने में प्रॉब्लम होगा, कुछ टाइम लगेगा। अब अगर दूर का दिख रहा है फिर वो पास देखेंगे तो फिर अब दबाने में वो टाइम लेगा, अब धीरे धीरे दबाएगा तब जाके उसको पास वाला दिख पाएगा। तो इस प्रकार का समंजन क्षमता घट जाने से जरा दृष्टि दोष हो जाता है। इसके उपचार के लिए, जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए डॉक्टर या नेत्र चिकित्सक वाइफोकल लेंस के चश्मे का सलाह देते हैं। बाइफोकल लेंस के चश्मे का सलाह देते हैं। बाइफोकल लेंस एक ऐसा लेंस होता है जिसका आधा हिस्सा, जैसे हम एक लेंस बना देते हैं जिसमें दो पार्ट, ये चश्मे का एक मान लेते हैं कांच है जिसका दो पार्ट बना दिए, पार्ट 1 और पार्ट 2। एक पार्ट उसका उत्तल लेंस के जैसा व्यवहार करेगा और एक पार्ट उसका अवतल लेंस के जैसा व्यवहार करेगा। तो इस प्रकार के लेंस को आप क्या बोल सकते हैं, बाइफोकल लेंस बोल सकते हैं, जिसका उपयोग किस दृष्टि दोष में होगा, जरा दृष्टि दोष में इसका उपयोग होगा। ठीक है, तो ये तो मुख्यतः 3 दृष्टि दोष हैं जो ज्यादातर देखने को मिलते हैं एज ढलने के साथ, यानी बूढ़े नेत्रों में या पुराने नेत्रों में। लेकिन एक दृष्टि दोष और है, हम लोग उसके बारे में भी जान लेते हैं। उस दृष्टि दोष को कहते हैं अबिंदुकता दृष्टि दोष। ये जनरली देखने को तो कम मिलता है, लेकिन यह भी एक दृष्टि दोष है जिसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। कौन सा दृष्टि दोष, अबिंदुकता दृष्टि दोष। अबिंदुकता दृष्टि दोष। इस दृष्टि दोष में क्या होता है, पास का भी ठीक दिखता है, दूर का भी क्लियर दिखता है, पास और दूर सब क्लियर दिखता है। तो आप कहिएगा दिखता क्या नहीं है। इस दृष्टि दोष में सब कुछ लगभग सही दिखेगा, उस व्यक्ति को क्लियर दिखेगा, उसके नेत्र में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। समस्या सिर्फ इतना होगा कि वो उसे क्षैतिज और उदग्र, क्षैतिज और उदग्र रेखाएं एक साथ दिखाई नहीं देगी।
क्षैतिज रेखा अगर वो देख रहा होगा तो उसे उदग्र लाइन दिखाई नहीं दे रहा होगा, यानी अगर हॉरिजॉन्टल वाला देखेगा तो वर्टिकल दिखाई नहीं देगा, और अगर वो वर्टिकल लाइन को देख रहा होगा तो उसे क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई नहीं देगा। दोनों में से एक बार में वो दोनों को नहीं देख सकता है, वो एक साथ दोनों ही रेखाओं को देख नहीं सकता है। वो एक बार में कोई दोनों में से एक रेखा को देख सकता है, देख दोनों को सकता है लेकिन एक बार में दोनों को नहीं देख सकता है। वो क्षैतिज देखेगा तो उदग्र नहीं दिखेगा और उदग्र देखेगा तो क्षैतिज नहीं दिखेगा, दोनों को एक साथ में नहीं देख सकता है, बारी बारी से दोनों देख सकता है। तो इस प्रकार के दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? अबिंदुकता दृष्टि दोष। जैसे क्षैतिज रेखा क्या होता है? धरती तल का जो समांतर रेखा होता है, जैसे धरती का समांतर जो रेखा खींच दिया ना इस तरह से, ये कौन सा रेखा हो गया? ये क्षैतिज रेखा हो गया। और धरती तल के अगर इस तरह से लंबवत रेखा खींच दी है ऐसे, तो ये कौन सा रेखा हो गया? उदग्र रेखा हो गया। तो अगर वो क्षैतिज देख रहा है तो उदग्र नहीं दिखेगा, और अगर उदग्र देख रहा है तो क्षैतिज नहीं दिखेगा, दोनों में से कोई एक दिखेगा। अब ये नहीं सोचना है कि हम ये दोनों रेखाएं बना दिए तो ये दोनों आपको दिख रहा है तो अब अबिंदुकता दृष्टि दोष नहीं है। ये एक प्लेन पर बनाया गया दो रेखा है ना, एक क्षैतिज रेखा एक उदग्र रेखा जो है एक ही समतल में बनाया गया रेखा है, तो ये तो आपको दिखेगा ही। जैसे ये हम एक समतल पर बना दिए, ये 3D फिगर तो नहीं है ना। जैसे अगर आपके सामने में इस तरह, जैसे मेरे सामने में अगर ये बोर्ड है तो ये इस तरह से धरती तल पर क्या है? लंबवत है। तो धरती तल पर ये लंबवत खड़ा हुआ है, तो ये पूरा ये जो दीवार है, ये जो पूरा बोर्ड है, ये क्या हो गया मेरे लिए? उदग्र लाइन हो गया। और ये जो धरती है, ये धरती क्या हो गया? क्षैतिज लाइन हो गया, क्षैतिज रेखा हो गया। तो अगर आप किसी खड़े दीवार को देख रहे हैं, कोई ऐसा दीवार है जो इस तरह से एक दीवार खड़ा है, अगर आप उस दीवार को देख रहे हैं और सिर्फ आपको दीवार वाला पॉइंट ही दिख रहा है, आपको क्षैतिज पॉइंट यानी धरती दिखाई नहीं दे रहा है, या आप अगर धरती तल को देख रहे हैं तो आपको दीवार का कोई भी पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा है, तो बिल्कुल आप अबिंदुकता से ग्रसित हैं। यानी आप एक बार में एक ही पॉइंट को देख पा रहे हैं, या तो आप उदग्र वाले को देख पा रहे हैं यानी खड़े पॉइंट को देख रहे हैं, या आप क्षैतिज पॉइंट को देख रहे हैं, तब आप इस अबिंदुकता दृष्टि दोष से ग्रसित कहलाएंगे। अगर आप इन दोनों को देख पा रहे हैं तो आप अबिंदुकता से ग्रसित नहीं है। तो जनरली इससे ग्रसित बहुत कम लोग होते हैं। कौवा देखे है ना, कौवा हर पल अपना जो हेड पोजीशन है चेंज करते रहता है। अगर उसको थोड़ा सा भी इधर उधर देखना है, तुरंत इधर देखा, ऐसा लगता है कि जैसे उसे अबिंदुकता हो गया है ना। एक बार में वो लगता है जैसे एक ही बिंदु देख पाता है, या तो क्षैतिज या तो उदग्र। तो इस प्रकार अगर समस्या उत्पन्न होता है तो इसे अबिंदुकता दृष्टि दोष कहते हैं। अबिंदुकता दृष्टि दोष के उपचार के लिए क्या करते हैं? अबिंदुकता दृष्टि दोष के उपचार के लिए हम लोग बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। इसका अगर उपचार करना हो तो इसके लिए डॉक्टर क्या एक बेलनाकार लेंस का सलाह देते हैं, एक बेलनाकार लेंस का सलाह देते हैं। किसके उपचार के लिए? अबिंदुकता के लिए। तो ये सब जो दृष्टि दोष है, ये सब का कहीं ना कहीं उपचार है। या तो निकट दृष्टि दोष हो जिसका उपचार किस लेंस से, ये सब क्वेश्चन याद रखना है आपको, ऑब्जेक्टिव में भर भर के पूछा जाता है ये सब। अगर निकट दृष्टि दोष है तो उसका उपचार किस लेंस से किया जाएगा? अवतल लेंस से, लिखाए थे उधर। और अगर दूर दृष्टि दोष है तो उसका उपचार किस लेंस से किया जाएगा? उत्तल लेंस से। उसी प्रकार जरा दूरदर्शिता है यानी पास दूर दोनों देखने में प्रॉब्लम है तो इसका उपचार बाइफोकल लेंस से। और अगर अबिंदुकता दृष्टि दोष है तो उसका उपचार बेलनाकार लेंस से। यानी किसी न किसी लेंस के चश्मा लगाकर आप इन चारों दृष्टि दोष से बच सकते हैं, इन चारों दृष्टि दोष से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा दृष्टि दोष है जिसका इलाज ही नहीं है, उपचार ही नहीं है। तो ऐसा कौन सा दृष्टि दोष है जिसके बारे में हम बोल रहे हैं कि इसका उपचार नहीं है? अब उसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसे जनरली आप लोग और भी कुछ दृष्टि दोष के बारे में सुने होंगे। मोतियाबिंद भी उनमें से एक है। मोतियाबिंद में क्या हो जाता है कि नेत्र लेंस दुधिया हो जाता है। नेत्र लेंस क्या हो जाता है? धुंधलापन आ जाता है उसमें। मोतियाबिंद ये भी जनरली बूढ़े व्यक्तियों में देखने को मिलता है। मोतियाबिंद भी एक नेत्र दोष है। इस दृष्टि दोष में क्या होता है कि व्यक्तियों को दिखता तो सब है लेकिन क्लियर नहीं दिखता है, एक धुंधला टाइप का दिखता है। जैसे आपके सामने एक पतला कपड़ा रख दिया जाए तो आपको कपड़ा के उस तरफ का वस्तु कैसा दिखता है? बहुत धुंधला टाइप का दिखता है। उसी तरह से मोतियाबिंद में हमारा जो नेत्र लेंस होता है वही क्या हो जाता है? इस तरह से दूधिया हो जाता है, यानी हल्का हल्का
कह सकते हैं कि धुंधलापन आ जाता है इसमें। इस वजह से दिखता तो है उस व्यक्ति को, लेकिन बहुत ही धुंधला टाइप का दिखता है। तो इसका भी उपचार क्या होता है? इसके उपचार में नेत्र का ऑपरेशन करके नेत्र लेंस को ही चेंज कर दिया जाता है और वो व्यक्ति सही हो जाता है। कुछ दिनों के रेस्ट के बाद वो व्यक्ति मोतियाबिंद से भी छुटकारा प्राप्त कर लेता है, यानी इसका भी इलाज है ऑपरेशन के थ्रू। तो कौन सा दृष्टि दोष जिसका इलाज ही नहीं है, उपचार ही संभव नहीं है, अगर वो दृष्टि दोष आपको है तो उसी दृष्टि दोष के साथ आपको जीवन भर रहना पड़ेगा। वो दृष्टि दोष है वर्णांधता, जिसे हम लोग इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, शॉर्ट में सीवी कहते हैं। तो अब आइए हम लोग देखते हैं वर्णांधता के बारे में। वर्णांधता जिसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, ये दृष्टि दोष ऐसा है कि अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है, वर्णांधता है, तो आप इससे बच ही नहीं सकते हैं, इसका उपचार ही नहीं है। आपको इसी दृष्टि दोष के साथ पूरा जीवन रहना पड़ेगा और आपको ही नहीं, आपके पीढ़ियों को भी इस दृष्टि दोष से ग्रसित होना पड़ेगा, क्योंकि वर्णांधता जो है एक अनुवांशिक रोग है। वर्णांधता एक अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग किसको कहते हैं? जो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जाए, यानी अगर ये दृष्टि दोष किसी व्यक्ति को है तो उसके संतान में भी ये दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगा, फिर उसके संतान में भी ये दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगा। इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता जाए, बढ़ता जाए। तो इस प्रकार के रोगों को अनुवांशिक कहते हैं और वर्णांधता उन्हीं में से एक है। वर्णांधता लगातार संतान दर संतान, पीढ़ी दर पीढ़ी ये बढ़ता जाता है। इस दृष्टि दोष में क्या होता है? इस दृष्टि दोष में मुख्यतः लाल रंग और हरे रंग में विभेद नहीं हो पाता है, यानी इस दृष्टि दोष से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं वो लाल और हरा इन दो रंगों में अंतर नहीं कर पाते हैं, यानी लाल रंग देखने पर उन्हें हरा प्रतीत होता है और हरा रंग देखते हैं तो लाल प्रतीत होता है। किस दृष्टि दोष में? वर्णांधता में। यानी लाल कलर अगर देखा जाए तो उसे दिखाई कैसा देगा? हरा, और हरा रंग देखा जाए तो उसे दिखाई देगा लाल। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल दो ही रंगों में उनको दिक्कत होगा, केवल लाल और हरा पहचानने में ही वर्णांधता से ग्रसित व्यक्तियों को समस्या होती है। कोई भी रंग हो, अगर अधिक मात्रा में उसमें एक ही जगह पर कई रंग एक साथ रखे हुए हों तो उन्हें वहां पर धुंधलापन या कह सकते हैं चिलमिलाहट जैसा अनुभव होगा। वो समझ नहीं पाएंगे कि आखिर है या कौन सा रंग। हरा और लाल में तो समस्या सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ये मान के चलें कि वर्णांधता से ग्रसित लोग केवल लाल और हरा में ही फर्क नहीं कर पाते हैं। अगर वर्णांधता है तो लाल हरा में तो सबसे ज्यादा समस्या होगा उनको, लेकिन अगर बहुत सारे रंग, कोई भी रंग अगर एक साथ रखे हों, दो चार रंग, तो उनको वहां पर भी समस्या हो जाएगा। वो समझ नहीं पाएंगे कि ये रंग कौन सा है। तो ये रंगों में जो विभेद होता है, वर्णों में, रंग को वर्ण कहते हैं, तो वर्णों में विभेद नहीं करने वाले को ही क्या कहा जाता है? वर्णांधता कहा जाता है। यानी वर्णों के प्रति अंधता, जो कलर के प्रति ब्लाइंडनेस हो या रंगों में सिर्फ विभेद ना कर पाता हो, उसे हम लोग वर्णांधता कहते हैं। इसे हम लोग देखिए चेक भी कर सकते हैं। अभी आपका हम सीवी टेस्ट कर देते हैं कि आप कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित हैं या नहीं है। इसे हम लोग एक फिगर के थ्रू चेक करते हैं कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस होगा तो आप रंगों में विभेद नहीं कर पाएंगे, और अगर नहीं होगा तो आप रंगों में विभेद कर लेंगे। तो यहां पर क्या है? एक फिगर है मेरे पास, एक फिगर है। इस फिगर में क्या है? ये जो मेरे पास कुल 6 फिगर है, कुल 6 इमेज है। इस इमेज में आपको पहचानना है। देखिए अभी हम बोल रहे थे बहुत सारे बच्चे क्या जानते हैं कि लाल को हरा और हरा को लाल देख पाएगा तभी वो कलर ब्लाइंडनेस है। ऐसा बात नहीं है। अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो कोई भी रंग हो अगर एक साथ आ जाएगा तो उसे देखने में समस्या होगा। जैसे यहां पर एक फिगर है, इसमें कई सारे रंग हैं और उसके बीच में एक रंग से कुछ लिखा हुआ है। क्या आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या लिखा हुआ है? अगर आप देख पा रहे हैं कि इसके बीच क्या लिखा हुआ है तो आप निश्चिंत रहें, आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। तो इसके बीच क्या लिखा हुआ है? 16 दिखा था आपको? ईमानदारी से बोलेंगे तो अगर 16 लिखा हुआ है तो आप कलर ब्लाइंडनेस से मुक्त हैं। इस तरह का टेस्ट आपको रेलवे के सभी मेडिकल एग्जामों में देखने को मिलेगा, जिसमें सीवी सबसे मेजर टेस्ट होता है। बाकी सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन जो सीवी होता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है, उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है।
ये भी देखिए एक चित्र है, इस चित्र में भी कई रंग हैं। ऐसा नहीं कि लाल और हरा में विभेद होता है, कई लाल और हरा के अलावा कई रंग हैं, और इसके बीच में कुछ लिखा हुआ है जिसको देख के आपको बताना है कि कितना लिखा हुआ है। तो ये क्या लिखा हुआ है? 13 लिखा हुआ है। तो ये पता चल रहा है कि 13 लिखा हुआ है। अगर पता चल रहा है तो कलर ब्लाइंडनेस से आप मुक्त हैं। इस तरह से ये एक फिगर है, इसमें भी कुछ लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये थोड़ा सा गहराई वाला फिगर है। तो इसमें हमको पता चल रहा है ये कितना लिखा हुआ है? 7 लिखा हुआ है। तो ये भी एक फिगर था जिसमें कुछ लिखा हुआ था। अब इस फिगर में देखिए यहाँ पे कितना हो गया? 8 है। यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है क्या? देखिए ये 1 लिखा हुआ है और ये 2 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ था। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 9 लिखा हुआ है। तो इस तरह से अगर आप रंगों में विभेद कर पा रहे हैं, केवल हरा और लाल नहीं, हरा और लाल में विभेद नहीं, वो तो कलर ब्लाइंडनेस जिसको है वो भी अगर देखेगा कहीं पर पूरा स्क्रीन लाल है तो उसको लाल ही दिखेगा, ऐसा नहीं कि हरा दिखेगा। लेकिन इस प्रकार अगर कई रंग एक साथ आए तो उन्हें देखने में अगर समस्या हो, उन्हें ना पता चले, तो वो समझेंगे कि वो कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित है। जिन्हें भी सीबी होगा, आप लोग बहुत आसानी से ये पहचान लिए, लेकिन जिन्हें भी सीबी होगा उसे बिल्कुल नहीं पता चलेगा इसमें कि लिखा हुआ क्या है। तो उम्मीद करते हैं मानव नेत्र और मानव नेत्र से संबंधित दृष्टि दोष आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।